हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जहां पे हमने लास्ट लेक्चर में एंड किया था रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव मेथड। इन तीन मेथड की मदद से हमने ये चेक किया था कि कैसे हम जो सेट के एलिमेंट है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग ने तीन मेथड डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में हम कन्वर्ट करना सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक मेथड गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। तो आज के लेक्चर में हम पूरा डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा जो आपको होमवर्क में करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और जो ग्रुप वाले हो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पे सेंड करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ भी क्वेरीज या डाउट होते हैं तो वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। अब क्या कह रहा है कि फॉलोइंग यानी कुछ हमारे पास एग्जाम्पल गिवन होंगे जिसको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। अब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब सेट किस में गिवन होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में, तभी जाके हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये आपके सामने 4 सेट गिवन है, ठीक है, ABCD 4 क्वेश्चन गिवन है, और आपको इसका कन्वर्ट करना है इन चारों को किसमें, रोस्टर फॉर्म में। यानी कि ये सेट के पास कुछ एलिमेंट है, बट वो एक प्रॉपर्टी के जरिए डिफाइन किया है जो कि सेट बिल्डर मेथड जिसे हम कहते हैं। और हमें क्या करना है, उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है। हम क्या करेंगे, वो सारे एलिमेंट को यहाँ पुट करेंगे और ये चेक करेंगे क्या वो एलिमेंट इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, और वो कंडीशन चेक करके हम उसे सेट के अंदर इंक्लूड करेंगे। जैसे आपके सामने जो फर्स्ट सेट है कि ए के अंदर वो सारे एक्स होंगे, तो आप क्या करो, एक एक नंबर लेना पुट कर दो, इंटीजर्स सच दैट सारे एक्स, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। कैसे बोलते हैं हम इसे, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। ये सिंबल किसके लिए, सच दैट, यानी कुछ कंडीशन है वो सारे एक्स जो इंटीजर्स होंगे। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे इंटीजर्स माइंड में आता है आपको ये रियल लाइन याद आनी चाहिए। रियल लाइन में ये 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ऐसे ये साइड लेफ्ट साइड में -1, -2, ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन ये गिवन है कि वो सारे एक्स जो -5 और 0 के बीच में है और इक्वल हो तो भी चलेगा। आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है लेस देन, वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होगी, जिससे लेस देन कह रहा है वो इंक्लूड नहीं होगा। और अगर ये लगा दे तो इसका मतलब क्या होता है, लेस देन इज इक्वल टू, यानी कि जिस नंबर से वो लेस देन बोल रहा है उसे भी इंक्लूड करना है। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों में। ये आगे चल के इंटरवल में हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको ऐसा समझना है कि सेट के अंदर -5 भी इंक्लूड होगा और सेट 0 भी इंक्लूड होगा। तो मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप पहले तो एक रियल लाइन ड्रॉ कर दो। ये सबसे पहला काम आपको करने आना चाहिए। जब भी नंबर सिस्टम हो कोशिश करो कि उसे आप रिप्रेजेंट करो एक रियल लाइन पे। इसे हम रियल लाइन कहते हैं। 0 1 2 3, -1 -2। एक काम करते हैं, हमें लेफ्ट साइड में ज़्यादा लेना है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कम लेते हैं। सपोज 0 1 2 3, बाकी ऐसे कंटिन्यू चलते जाएगा। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, और ये सपोज -6 होगा। और क्वेश्चन में ऐसे गिवन था कि x की वैल्यू -5 से ग्रेटर इज इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड लेस देन इज इक्वल टू 0। जब ये नीचे ये सिंबल आ जाती है ना, इसका मतलब ये होता है कि वो -5 के इक्वल होगा तो भी चलेगा। अब -5 को इंक्लूड करके कहाँ तक जाना है, 0 तक, मतलब यहाँ तक। अब ये देख लो
-5 और 0 को लेके उसके बीच में कितने नंबर है, मतलब -5 और 0 को तो इंक्लूड करना ही है। रीजन ये है कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया है और उसके मिडल में कितने नंबर आ रहे हैं, -4, -3, -2, -1, यानी कि -5 से लेके 0 तक के सारे नंबर आ जाएंगे। तो मेरा जो सेट हो जाएगा, ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, -5 को जब पुट करूंगा, -5 इंटीजर है और -5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू -5 है, इक्वल है ना, तो मतलब उस सेट के अंदर आ जाएंगे। -4 ग्रेटर देन है, ये आ जाएगा। -3 ग्रेटर देन है, ये भी आ जाएगा। -2 भी ग्रेटर देन है, -1 भी ग्रेटर देन है और 0 भी ग्रेटर देन, बट 0 से लेस देन भी होना चाहिए। ग्रेटर देन -5 तो ध्यान में रखना ही है, बट 0 से लेस देन भी होना चाहिए। अब अगर मैं इसके आगे कोई भी नंबर लूँ वो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो -5 से ग्रेटर तो है बट 0 से लेस देन और इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर यहीं पे हमारा सेट बंद हो जाएगा और इसे हम इसे क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा सेट क्लोज हो गया। मतलब सेट के पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, -5, -4, -3, -2, -1, 0, यानी कि उस सेट के अंदर यही 5 एलिमेंट्स होंगे। तो ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, तो ये आपको क्लियर हो गया, इस सेट के पास वो सारे एलिमेंट होंगे जो -5 से लेके 0 तक है। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखो। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि x सच दैट, कि x क्या होना चाहिए, रियल नंबर, प्लस एक कंडीशन तो ये हो गई कि रियल नंबर, और सेकंड कंडीशन ये है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहले तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि वो रियल नंबर ही होना चाहिए। हो सकता है उसका सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो आपको ध्यान रखना है कि वो सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने पढ़ाया नहीं है, तो आपको वो साइड में रखना है। अगर पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो उसको स्किप कर दो, क्योंकि इसके सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो कह रहा है कि x² -1 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² - b², तो मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। तो देयरफॉर a² - b², इसका फॉर्मूला होता है a - b इंटू a + b। ऐसे यहाँ पे x और 1 a और b ले लेंगे, तो x² - 1 स्क्वायर का आंसर आ जाएगा x - 1 और x + 1 इज इक्वल टू 0। मतलब इस सेट के अंदर अब या तो x - 1 इज इक्वल टू 0 होगा, या तो x + 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर x - 1 0 के इक्वल हो गया तो x की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी, या फिर x की वैल्यू -1 के इक्वल होगी। और ये दोनों ही नंबर, x की जो दोनों वैल्यू है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ये दोनों कैसे नंबर है, रियल नंबर है। मतलब उस सेट के अंदर 2 एलिमेंट आएंगे, एक तो 1 और एक तो -1। तो आपको क्या करना है, इस सेट के अंदर जो हमारे पास गिवन है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, बोलो। आप बोलोगे सर इसके अंदर एक तो -1 आ जाएगा, एक तो 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सर अगर इस वैल्यू को यहां मैं पुट कर दूं तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 0। अच्छा ठीक है, कैसे, सर देखो -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 - 1 करेंगे 0। और सर अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और 1 - 1 कितना होगा, 0। ठीक है, तो इस तरीके से -1 और 1 इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो देयरफॉर इसके सॉल्यूशन, और वो रियल होने चाहिए, वो सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो देयरफॉर ए के पास -5 से 0 तक के इंटीजर्स थे, और बी के अंदर 1 और -1 जो कि रियल नंबर, ये सेट आ जाएंगे, ये एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है। थर्ड कह रहा है कि बनाना वर्ड के लेटर को लिख दो। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। जितने भी डिफरेंट लेटर्स है वो लिख दो। बी, ए लिखो, एन लिखो, फिर से ए रिपीट हो गया छोड़ दो, फिर से एन रिपीट हो गया छोड़ दो, फिर से ए रिपीट हो गया छोड़ दो। तो डिस्टिंक्ट लेटर्स कितने हैं, तो डिस्टिंक्ट लेटर्स ओनली 3 है।
तो देयरफॉर इस सेट के पास 3 ही एलिमेंट होंगे। तो सी सेट के पास बी, ए और एन ये 3 एलिमेंट आ गए। मतलब इस सेट के पास कितने एलिमेंट है? 3, बी ए एन। एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 60। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा डिवाइजर के बारे में बता दूं कि ये डिवाइजर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 को कैसे लिख सकते हो? अगर मैं 2 को लिखूं तो मैं 2 को लिख सकता हूं 2 इंटू 1, और कोई तरीका है इसको लिखने का? नहीं। मतलब 2 को मैं 2 इंटू 1 लिख सकता हूं। 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 3 इंटू 1। 4 को कैसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 2। अब देखो इसके पास 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं था 1 को छोड़ के, इसके पास 1 को छोड़ के और कोई नंबर नहीं था। तो मतलब जिसके पास अगर 1 आ रहा है उसको स्किप कर दो, और अगर किसी भी नंबर के पास सिर्फ वही फैक्टर हो और 1 और वो खुद फैक्टर हो, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो यहां से आपको प्राइम क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे 4 को मैं अगर बात करूं, इसके पास 2 है और 2, 2 फैक्टर आ गए, जिसमें से 2 और 1, यहां पे 1 कितने बार भी लिख सकता हूं। 1 लिखो मत लिखो एक ही बात है, बट ये फैक्टर हमेशा होता है। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो 1 यहां पे इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये कि 2 और 1 को छोड़ के ये एक्स्ट्रा नंबर आ गया, तो ये प्राइम नहीं हो सकता। तो मुझे क्या करना है, जो गिवन नंबर है उसके जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे, तो प्राइम क्लियर हो गया। अब फैक्टर क्या होता है? जैसे ये 2 और 1 इसके फैक्टर है, इसका मतलब 2 के टेबल में 2 आ रहा है, 3 के टेबल में 3 आता है, 2 के टेबल में 2 2 जा 4। तो अगर किसी नंबर के टेबल में 4 आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे कि 4 को 2, मतलब 2 4 का फैक्टर कब होगा? जब 2 के टेबल में 4 आ रहा है। जैसे मैं करूं कि क्या 3 6 का फैक्टर है, तो आप 3 का टेबल बोलो और ये चेक करो क्या 3 के टेबल में 6 आता है। आप बोलेगे हाँ, कब सर? 2 जा। इसका मतलब 3 भी इसका फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 3 6 को डिवाइड कर रहा है, या फिर ये बोल सकते हो 6 3 के टेबल में आता है। तो अगर 6 को 3 डिवाइड कर दे तब हम कहते हैं कि 3 इज अ फैक्टर, या फिर इसको डिवाइजर भी कहा जाता है। डिवाइजर मतलब 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ऐसे 2 के टेबल में भी 3 आता है, मतलब 2 6 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 2 क्या हो गया? डिवाइजर। तो 3 भी डिवाइजर है, 2 भी डिवाइजर है, बाकी 2 डिवाइजर तो होते हैं। कौन कौन से? 1 और 6। बट 1 और 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए? 3 और 2। ऐसे ही जो नंबर दिया है उसका मैं प्राइम फैक्टर्स निकाल दूं, और जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे मेरे? वो हमारे प्राइम और एग्जैक्ट डिवाइजर हो जाएंगे 60 के। तो पहले सबसे पहला काम तो मुझे क्या करना है? उसको फैक्टर्स में लिखना है। अब ध्यान से देखो, 60 को मैं कैसे लिख सकता हूं? एक तो 6 इंटू 10। अभी भी देखो ये प्राइम नहीं है। प्राइम मतलब जब तक इसके फैक्टर निकल रहे तब तक इसको निकालते जाओ। 6 को मैं और क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 3। ऐसे ही मैं 10 को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 5। अब इसके पास मैं 2 को और फैक्टर नहीं कर सकता हूं क्योंकि प्राइम नंबर है। 3 को और फैक्टर नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 2 को और फैक्टर नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 5 को और फैक्टर नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये प्राइम नंबर। तो इसके पास कितने प्राइम नंबर है? 1 2 3 और 4। बट प्रॉब्लम ये सर 2 तो 2 बार रिपीट हो गया, बट हमको सेट में तो एक ही बार लिखना है। तो एक काम करेंगे, इसको कट कर देंगे। तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर कितने हैं? तो 60 को अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, इसका मतलब ये सारे नंबर ये प्राइम फैक्टर है जो 60 को डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल में 60 भी आता है, कितने नंबर पे आता है? 30 नंबर पे। 3 के टेबल में 60 आता है, हाँ आता है, कितने नंबर पे? 20 नंबर पे। 2 के टेबल में 60 ये तो ऑलरेडी हो चुका है। 5 के टेबल में 60 आता है, हाँ कितने नंबर पे? 12। 12 5 जा 60, 32 जा 60 और 23 जा 60। तो मतलब ये हर एक नंबर ये वो प्राइम है जिसके टेबल में 60 आता है। तो डिस्टिंक्ट प्राइम ऐसे कितने हैं जिसके टेबल में 60 आते हैं, या फिर वो सारे प्राइम जो उसको डिवाइड करते हैं। तो ऐसे कितने नंबर हो जाएंगे?
इसके पास कौन कौन से एलिमेंट, एक तो 2 डिवाइड कर रहा है 60 को, एक तो 3 डिवाइड कर रहा है 60 को, एक तो 5 डिवाइड कर रहा है, और ये वो प्राइम है। वैसे तो बहुत सारे डिवाइजर होंगे बट हमको प्राइम डिवाइजर देखने, तो सिर्फ प्राइम फैक्टर चेक करना था। तो इसके पास, इस डी सेट के पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे, डी सेट के पास अगर मैं इसकी बात करूं, डी सेट के पास एक तो 2, एक तो 3 और एक तो 5, और इसको यहां से क्लोज कर देंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी रोस्टर फॉर्म को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, अरे सॉरी, किसी सेट बिल्डर फॉर्म को अगर एक रूल डिफाइन किया हो तो कैसे हम उसे लिस्टेड मेथड में या टैबुलर फॉर्म में, या फिर और क्या बोलते हैं इसी को हम, लिस्टेड मेथड, टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि अगर फॉर एग्जांपल कोई लिस्टिंग में नंबर दिया है तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट में गिवन हो तो हम एक ऐसा कौन सा रूल डिफाइन कर दें कि जिसके अंदर वही एलिमेंट आने चाहिए। अब ये देखो, ये एक एग्जाम्पल है और ये टोटल 4 एग्जाम्पल है। अच्छा, ये इसमें 4 एग्जाम्पल और है जो कि रोस्टर फॉर्म में, देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूं यहाँ पे, ये आप कर लो। इंटीजर है -3 और 3 के बीच में, और इक्वल का भी साइन है, मतलब रियल लाइन पर ड्रॉ कर दो उसको, पूरे नंबर को। एक साइड से -3 और 3 + 3 यहाँ पे कहीं होगा, -3 और 3, और इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स होंगे क्या क्या होंगे, -2 होगा, -2, -1, 0, 1, 2, ये सारे नंबर आ जाएंगे। यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, टोटल 7 मेंबर आ जाएंगे। ठीक है, 7 एलिमेंट इस सेट के पास होंगे। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कह रहा है कि x के पास वो सारे नंबर होंगे जो किस फॉर्म के हैं, 3n। देखो ये थोड़ा ध्यान से देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है कि x के सारे एलिमेंट 3n के फॉर्म में है, n नेचुरल नंबर है बट n < 4 है। n को <4 इसके लिए बोलते हैं क्योंकि n 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से लेके 4 तक जाना है और एक एक करके यहाँ पुट करना, एक रूल डिफाइन कर दिया। ठीक है, कह रहा है कि इस सेट के अंदर वही एलिमेंट होंगे जो एक रूल को डिफाइन कर। आप पूछोगे सर रूल क्या है, मैं बोलूँगा रूल ये है कि उस सेट के अंदर वही एलिमेंट हो जा सकते हैं जो 3 के मल्टीपल हो। 3 के मल्टीपल मतलब 3 × n होगा। सर ये n क्या है, मैं बोलूँगा n एक नेचुरल नंबर है, बट कितने नेचुरल नंबर, 4 तक। तो नेचुरल नंबर तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आप बोलोगे 1 से, तो एक काम करो 1 पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। सर x को 2 पुट कर दो, ठीक है, तो इसके पास क्या आ जाएगा 6। सर x को 3 पुट कर दो, ठीक है, तो पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 9। x को पुट कर दो 4, आंसर आ जाएगा 12। ये सारी पॉसिबल वैल्यू है। सर 5 पुट कर दो, मैं बोलूँगा क्यों, अब बोलोगे सर नेचुरल नंबर तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक है, चलते ही जाता है, लेकिन मैं बोलूँगा एक बार कंडीशन पढ़ लो। ये क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर बट <4, तो 4 से आ तो लेना नहीं है, नेचुरल में 1 2 3 4, यही 4 से <= है, तो देयरफॉर यही 4 मेंबर होंगे जो उस सेट के अंदर आएंगे। यानी कि मैं 3 किसके फॉर्म का है, 3 का मल्टीपल है, 6 3 का मल्टीपल है, 9 3 का मल्टीपल है, 4 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल मतलब 3 के टेबल में आ गए। तो इसके पास कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 3, 6, 9 एंड 12। उसके आगे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि n पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि n की वैल्यू 4 से ग्रेटर नहीं होगी। तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया कि इसके पास वही सारे एलिमेंट होंगे। अब ये देखो, ये इसी के जैसा हो गया, नेचुरल नंबर किसके बीच में, 50 और 60 के बीच में, और 50 और 60 को लेके, 50 60 और उसके बीच में। तो 50 और 60 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, काउंटिंग है, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, टोटल 11 मेंबर हो जाएंगे। कहाँ से, 50 से लेके 60 तक। तो आपको सारे 11 नंबर लिखने 50 से लेके 60 तक, तो ये आप कर लोगे। अब इसमें देखो, ये ऐसा नंबर है जो इस इक्वेशन को, वो रियल नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब ये तो हमको पता नहीं, तो आप बोलोगे सर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको आप सॉल्व कर सकते हो जो आपने पढ़ा था 10th में, फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या क्या गिवन है देखो, कोएफिशिएंट
1 माइनस 5 6, 1 माइनस 5 और 6, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें करना क्या होता है, आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं। इसको मैं थोड़ा हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया, ठीक है। ऐसा दो नंबर ढूंढते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये 6 आ जाए और प्लस माइनस करने पे आंसर आ जाए -5। तो मतलब आपको ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। अब बोलोगे सर एक को ले लो 3, एक को ले लो 2। मैं बोलूँगा ठीक है। अब इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आंसर क्या आना चाहिए, -5। तो आप बोलोगे ठीक है सर, इसको -3 ले लो, इसको -2 ले लो। -3 -2 आ जाएगा -5, और -3 इंटू -2 कितना आ जाएगा, 6। मतलब -5x को मतलब इसके दो वैल्यू आ जाएंगे, एक तो -3 और एक तो -2। या फिर मैं इसको यहाँ पुट कर सकता हूँ, कैसे सॉल्व करते थे इसको, एक्स स्क्वायर -5 को लिख सकते हैं हम -3x -2x प्लस 6, इस तरीके से। अब ये समझ में आ गया ना, एक काम करता हूँ मैं इसको रब कर देता हूँ, या आपको पता चल गया एक तो -3 और एक तो -2 है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूँ जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इसको मैं। इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6। यहाँ से देखो एक x इसके पास भी है, एक x इसके पास भी है, तो x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक x बच गया अभी, क्योंकि x स्क्वायर है। x स्क्वायर मतलब होता है x इंटू एक्स। एक x को कॉमन ले लेंगे, एक x अंदर आ जाएगा, माइनस यहाँ से एक x को बाहर लेके चले गए, बेचारा 3 बच गया। अब आपको पता होगा, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि देखो वैसे तो क्लियर हो रहा है कि दोनों में 2 2 कॉमन है, बट अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो x -3 को उठा के यहाँ रख दो। अब ये चेक कर लो कि किससे मल्टीप्लाई करूंगी 2x आ जाए। आप बोलोगे सर -2x से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा -2x। अब यहां से देखो दोनों साइड से x -3 कॉमन है, ये देखो ये x -3 ये x -3 कॉमन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x -3 को ले लेंगे कॉमन, और यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ से x -3 कॉमन लूंगा तो 2, मतलब एक वैल्यू आ गई 3 और एक वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि हमें राइट साइड में क्या लेना है, 0। तो जब अगर इसके आगे राइट साइड में 0 लेंगे तो या तो x की वैल्यू 3 होगी या तो x की वैल्यू 2। मतलब इसके पास कौन से दो रियल नंबर आ जाएंगे, एक तो 2 और एक तो 3। ये वो नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रही है और रियल नंबर भी है। मतलब 2 और 3 इसके अंदर आ जाएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और रियल नंबर। तो ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्टेड मेथड में, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो कि हमारा लिस्टेड मेथड से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये देखो आपके सामने टोटल कितने एग्जाम्पल गिवन है, 4 ABCD, और ये सब किसमें गिवन है, राइट, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। हर एक सेट्स को कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। यानी अब आपको एक ऐसी रूल डिफाइन करनी है जिसके अंदर 2 से लेके 10 तक के नंबर आ जाए, जिसके अंदर 3 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर आ जाए, 2 से लेके 7 तक के नंबर आ जाए, और -√2 से लेके √2 के नंबर आ जाए। जब भी इस तरीके का एग्जाम्पल आता है आपको एक चीज याद रखनी है कि पहले तो ये चेक करना है कि जो नंबर है ऐसा क्या रूल डिफाइन करूं कि वो उस रूल के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो और सिर्फ वही एलिमेंट हो। तो अब आपको पहला एग्जांपल देख के समझ में आ रहा होगा, सर ये इवन नंबर, सर क्या है, इवन नंबर। लेकिन वही इवन नंबर जो 10 या 10 से छोटे हो, या तो आप 10 या 10 से छोटे बोल दो, या फिर आप कहो कि 11 से छोटे, आप या कह दो 12 से छोटे। ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से बोल रहे हो। आप लेस देन इज इक्वल टू बोल रहे हो तो आप 10 बोल दो, आप लेस देन बोल रहे हो तो 11 और 12 बोल दो।
दोनों ही चलेगा, बट 13 मत बोलना। इसका रीज़न ये है कि 13 बोलोगे तो 13 से लेस देन 12 भी आ जाएगा, 13 से लेस देन इज इक्वल टू बोलोगे तो भी 12 आएगा। इसीलिए कोशिश करो 13 से लेस देन बोलो या 12 से लेस देन बोलो या 11 से लेस देन बोलो या 10 से लेस देन इज इक्वल टू। और क्या है, सब इवन नंबर है। तो एक तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से मैं भी लिख सकते हो, बट हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक रूल डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक सेट डिफाइन करना है ए, उसके अंदर वो सारे एक्स होंगे सच दैट कि जो किसके फॉर्म में है, 2 के टेबल है, 2n है ना, n को 1 पुट करूंगा आंसर 2, n को 2 पुट करूंगा आंसर 2, बट कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। तो मैं n को कहाँ तक लेके जाऊंगा, 5 तक। और n क्या है, नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू को रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा कि वो 5 और 5 से कम हो। अब देखो, अब बोलोगे सर ये क्या, कुछ समझ में नहीं आया। तो देखो ये है क्या, एकदम सिंपल सा चीज़ है। वो इवन नंबर का मतलब क्या होता है, 2 का टेबल। अच्छा 2 का टेबल बोलो, कैसे बोलते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 6 इवन नंबर तो आ रहे हैं, बट सारे इवन नंबर नहीं। 2 5 जा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, वो जो जा के बाद बोलते हो ना, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, तो 2 के बाद जो एक वर्ड यूज करते हो, एक नंबर यूज करते हो, 2 1 जा, 2 2 जा, तो वो जो 1 2 यूज कर रहे हो वो बताता है कि नेचुरल नंबर आप बोल रहे हो। 2 1 जा, 2 2 जा, 1 जा 2 जा 3 जा, ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहाँ तक जाते हो, 10 के लिए 2 5 जा, 2 5 जा 10, मतलब नेचुरल नंबर क्या होगा 5 और 2 5 जा 10। तो देयरफॉर नेचुरल नंबर की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए, तब तो बोलोगे ना 2 1 जा 2 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 10, 2 5 जा 10, तो 5 तक ही जाना। जैसे 6 पे जाओगे 2 6 जा 12 आ जाएगा, तो 6 तक नहीं जाना है, 5 या 5 से लेस देन और इक्वल टू। अगर 6 बोलोगे तो 6 से लेस देन बोलो, क्योंकि लेस देन इज इक्वल टू बोलने से रीजन ये हो जाएगा कि वो 12 आ जाएगा, और 12 हमको चाहिए नहीं। तो ये आपका सेट हो गया। या तो ऐसे डिफाइन कर दो, या फिर सब कुछ ऐसे ही लिख के लास्ट में n की जो कंडीशन है वो लेस देन 6 लिख दो, दोनों चलेगा। यहाँ तक तो सब सेम होगा, बट यहाँ पे लेस देन 6 लिख दो, लेस देन 6 लिखो या 5.1 से लेस देन लिखो, ये आपकी मर्जी, ऐसे बहुत डिफाइन कर सकते हो। बट यही सारे नंबर आने चाहिए और कोई नंबर नहीं आना चाहिए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोलोगे सर ये तो 3 का टेबल है और इसमें तो कोई कंडीशन भी नहीं। मैं बोलूँगा कैसे, सर देखो ये एक टर्म एक लिखा है जो हमको पता नहीं है, कुछ बचपन में सुना था, ये जो चीज़ खत्म नहीं होता उसके लिए कुछ लगा दिया जाता है, इसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं, अनंत, इन्फिनिटी, जो कभी खत्म नहीं होता, चलते जाता है। अच्छा सर खत्म नहीं हो रहा तो इन्फिनिटी क्यों लिखा है, तो इन्फिनिटी का मतलब है वो खत्म नहीं हो रहा है, उसकी कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसके लिए वो एक नोटेशन दे दिया है कि वो खत्म नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं कि आखिरी पॉइंट इन्फिनिटी है, वो ऐसे जा रहा है और इन्फिनिटी पे खत्म हो रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है, इसके लिए इन्फिनिटी यूज किया, इन्फिनिटी पे खत्म नहीं हो रहा है। ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे हम कोई नंबर लिख दूं ना, तो इसका मतलब ये कि बहुत बड़ा नंबर है बट कहीं ना कहीं एंड हो रहा है। इन्फिनिटी का मतलब वो चलते जा रहा है, वो एंड नहीं हो रहा है। इन्फिनिटी का मतलब होता है वो पॉइंट खत्म नहीं होगा, इन्फिनिटी पे खत्म हो रहा है ऐसा नहीं, खत्म नहीं हो रहा है इसके लिए इन्फिनिटी, ये माइंड में हमेशा याद रखना है। अब सिंपल सा है ये, तो और इजी हो गया सर, सिर्फ 3 के टेबल है। आप बोलोगे देखो आप ही बताओगे सर हम क्या करेंगे, एक सेट डिफाइन करेंगे, पहले ए सेट डिफाइन किए थे, अब एक बी सेट डिफाइन किए थे सर, उसके बाद कोई भी एक्स लेना है कोई भी वाई लेना है, वहां पे आपने एक्स यूज किया था, हम वाई यूज करते हैं। सर वाई 3 का टेबल है, 3 का टेबल है मतलब 3 का मल्टीपल होगा। अच्छा एन क्या होगा, सर आपने बोला था 3 1 जा 3, 3 2 जा, मतलब वो 1 2 3 जो यूज करते हैं वो नेचुरल नंबर है, मतलब एन की वैल्यू। सर कहाँ तक टेबल बोलना है, बोलते जाओ, 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा, सर खत्म नहीं हो रहा है, मतलब पूरे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भी खत्म नहीं होता, यही सेट आ जाएगा। y इज इक्वल टू 3n। सर आप बोलो, अब बोलोगे देखो सर n के प्लेस से 1 पुट करेंगे 3 आएगा, 2 पुट करेंगे 6 आएगा, 3 पुट करेंगे 9 आएगा, और सर n को पुट करते जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो खत्म नहीं हो रहा था और नेचुरल नंबर भी खत्म नहीं होगा, मतलब हमारा सेट खत्म नहीं होगा, 3 के टेबल चलते जाएंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल सिंपल सा क्वेश्चन था, फर्स्ट सेकंड सेम था। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है,
देखो ना तो ये इवन नंबर है ना ही ये ऑड नंबर है। इवन नंबर इसके लिए नहीं क्योंकि 2 4 6 नहीं है। ऑड नंबर इसके लिए नहीं क्योंकि 1 3 5 7 होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 आ गया। तो 2 3 5 7 अगर ध्यान से देखो, हमने एक एग्जाम्पल किया था जहां पे मैं प्राइम नंबर की बात कर रहा था। अगर आप देखोगे तो 2 3 5 7 ये एक प्राइम नंबर, इसके और कोई फैक्टर नहीं है। ये किसी के टेबल में नहीं आते सिवाय 1 और खुद के। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, यानी कि इसके दो ही फैक्टर होंगे, एक तो खुद और एक तो 1। तो ये सारे नंबर प्राइम है। तो आप इसको सिंपल क्या बोल सकते हो, वर्डिंग में लिख दो कि सी इज अ सेट ऑफ ऑल पी। प्राइम है इसके लिए पी यूज करो, सिंपल सा, इसमें कुछ आपको ज़्यादा हेडेक नहीं है। इसमें सी एक सेट डिफाइन कर दो और इसको वर्डिंग में लिखना है सच दैट पी इज अ प्राइम नंबर। क्या लिखोगे, पी इज अ प्राइम नंबर। या फिर ऐसा बोल सकते हो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर लेस देन 8। 8 से छोटे जितने प्राइम नंबर हो। अब 8 से छोटे कितने प्राइम नंबर होंगे, 2 3 5 7, क्योंकि 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो तो 11 हो जाता है। अच्छा, आपका एक होमवर्क है, आपको क्या करना है, 1 से लेके 100 तक के अंदर कितने प्राइम नंबर होते हैं आपको क्या करना है। ऐसे नहीं, चलो 1 से लेके 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है, और 50 से लेके 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है, और वो कौन कौन से प्राइम नंबर है, ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना, और जो ग्रुप वाले उनको व्हाट्सएप पे सेंड करना है कि 1 से लेके 100 तक के कितने प्राइम नंबर है। क्योंकि ये बहुत यूज होने वाले, सेट में भी यूज होगा और आगे भी यूज होगा। इसके लिए आपको प्राइम नंबर का नॉलेज होना चाहिए। आपको क्या करना है, कहीं से भी 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर लिख के आने, ठीक है, ये आपको होमवर्क में। तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर। अब लास्ट एग्जांपल है। लास्ट ये कह रहा है कि एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, एक तो है -√2 और एक है √2, और ये कैसा नंबर है, इसे इरेशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, इसको तो मैं आपको टेक्निक बता दे रहा हूँ। ऐसे जब आपको 1 या 2 नंबर सॉल्व करने हो ना, तो आप एक काम करो, एक इक्वेशन बना दो, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं करना। जब भी ऐसे 2 नंबर दे देना, एक इक्वेशन सॉल्व कर दो। एक में लिख दो -√2 चाहिए तो यहाँ पे +√2 लिख दो, और अगर +√2 चाहिए तो यहाँ पे -√2 लिख दो। बस हो गया आपका आंसर। अब इसी को सेट में लिख दो, मतलब एक सेट बनाओ D, उसके अंदर वही x होंगे जो, और यहाँ पे हमेशा रियल नंबर दे दो ताकि कोई भी रूट हो उसका आंसर आ जाएगा। सच दैट कि x -√2 और x +√2 का आंसर क्या आना चाहिए, 0, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते। अब अगर ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है जो मैंने अभी पहले बताया था, a - b a + b, तो इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, और या तो ऐसे छोड़ दो। अगर आप ध्यान से देखो, इसी को सॉल्व कर दो तो a² - b², मतलब ये आ जाएगा x² माइनस, और √2 का स्क्वायर लेंगे। आपको पता होगा कि रूट की जो टोपी है वो हट जाती है जो स्क्वायर लेते हैं, तो ये सिंपल x² - 2 = 0। मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आपको 2 वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगा +√2 और एक मिलेगा -√2। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल। आपको क्या करना है, आगे हम पढ़ेंगे ये इक्वेशन वगैरह में कि कैसे ये सब आता है, x -√2 x+। तो सिंपल क्या याद रखना, अगर आपको 1-2 वैल्यू चाहिए ना, तो x के आगे अगर प्लस में चाहिए तो माइनस लगा दो, माइनस में चाहिए तो प्लस। देखो x -√2 है तो प्लस में आएगा, और x +√2 है तो आंसर माइनस में आएगी। तो इस तरीके से आप 2 वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये हो गए हमारे टोटल 4 एग्जाम्पल रिलेटेड टू कि कैसे हम सेट फिल्टर फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। अरे ये किसमें, सेट रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेट फिल्टर फॉर्म। तो आई होप आपको सारे एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे, कैसे यूज करना है, कैसे किसी सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, या किसी रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। बहुत ही सिंपल है। आपको थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, जो आपने 10 तक पढ़े, नंबर सिस्टम
और क्वाड्रेटिक की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ये दो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता है तो आप कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है, आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो मैंने लास्ट लेक्चर से बताए थे। तो ये क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपको फिल करना है कि कौन सा एलिमेंट सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है या कौन सा एलिमेंट सेट के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड है, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म, यानी कि आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। ये जितने भी क्वेश्चन है वो सब सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और आपको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, यानी कि हर एक का लिस्ट बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि जो अभी हमने डिस्कस किया कि ये सारे क्वेश्चन लिस्ट में है और आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि एक ऐसा रूल डिफाइन करना है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट आए और सिर्फ यही एलिमेंट आए, बाकी और कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये कह रहा है लिस्ट बनाओ। एक्चुअल में लिस्ट का मतलब ही होता है कि आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, लिस्टेड मेथड में लिखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। क्वेश्चन के पूछने का तरीका वे बदल गया, बट इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन चेंज कर दे, क्योंकि 3 नाम दिए थे हमने, लिस्टेड मेथड, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, तीनों का मीनिंग सेम है। आपको क्या करना है, सिर्फ लिस्ट बनाना है, यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आखिरी क्वेश्चन आपको देखो, लेफ्ट साइड में लिस्टेड मेथड में गिवन है, राइट में उसका सेट बिल्डर। आपको मैच द कॉलम बनाना है कि पहला सेट के लिए कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म सही रहेगा, सेकंड के लिए कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म सही रहेगा, ये आपको मैच करना है। और आपको करना क्या है, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको ग्रुप में सेंड करना है और ये कंपलसरी है, हर एक को क्या करना है, जितने भी ग्रुप के स्टूडेंट हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के हर एक स्टूडेंट को कंपलसरी है कि ये इसको होमवर्क में आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस को सेंड करना है। दिस इज कंपलसरी फॉर एवरीवन। और बाकी जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बाकी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप सभी लोग क्या कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक के थ्रू क्या कर सकते हो, आप उस ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चंस को यूट्यूब पे और जो ग्रुप पे उनको कंपलसरी है कि उनको अपना बुक में नोटबुक में लेके सेंड करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।